गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आपके टर्मिनल ख़त्म हो गए हैं एंड आई होप आपने टर्मिनल बहुत अच्छे से दिए होंगे। अब तक हमने जितना भी सिलेबस करा आपने अच्छे से प्रैक्टिस करा होगा। तो बेटा अपन अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 3। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक, ये अपना नया चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3। काफ़ी अच्छा चैप्टर है बेटा। बेटा इसको आपने 9th में भी देखा, जो हमने लीनियर इक्वेशन पढ़ा था। उस टाइम पे हमारी पेयर नहीं था, सिर्फ हमारा क्या था, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल बेटा आपने 8th में पढ़ा। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। ठीक, जब बेटा 9th में मैंने आपको पॉलिनोमियल पढ़ाया था, उसमें आपके आया था कि अगर डिग्री की वैल्यू ऑफ डिग्री अगर 1 है तो वो आपका क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक, अगर डिग्री की वैल्यू 2 हो तो वो क्या हो जाता था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिग्री की वैल्यू 3 हो तो वो क्या हो जाता था, क्यूबिक पॉलिनोमियल। हमें यहां पर क्या पढ़ना है बेटा, लीनियर। तो लीनियर का मतलब क्या है कि डिग्री की वैल्यू 1 होनी चाहिए। अब डिग्री क्या होता है बेटा, वो हम चेक करते हैं। डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल, यही डिग्री होती है। यानी पूरे उसमें देखना, अगर एग्जांपल देखें तो जैसे कि 3x + 5 इट्स अ पॉलिनोमियल। दूसरा एग्जांपल देखें 3x + 2x + 6x, इसमें देखो डिग्री की वैल्यू 1। तो डिग्री की वैल्यू जब भी हो, हाईएस्ट पावर देखो पावर 1 ही आ रही है। अगर किसी के भी ऊपर पावर नहीं आती है तो उसको हम क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। ठीक, अब बात करते हैं इक्वेशन। बेटा इक्वेशन कब होती है कि किसी भी पॉलिनोमियल में, देखो किसी भी पॉलिनोमियल को अगर हम इक्वल लगा लें, इक्वेशन यानी आपका पॉलिनोमियल अगर 0 के इक्वल है तो वो आपकी इक्वेशन फॉर्म होगी। ठीक, यानी हम पॉलिनोमियल को इक्वेशन बना सकते हैं। ठीक, तो ये ध्यान रखना। ठीक, तो ये सारा क्या था, 1 वेरिएबल का था। ठीक, आपको इससे इसकी वैल्यू निकालनी रहती, तो इसको सॉल्व करा तो 6 + 2 8, 8 और 3 11, 11 x = 0, तो x = 0/11, ये उसका क्या हो जाता था, सॉल्यूशन। अगर आप 3x + 5 का करो तो 3x = -5 एंड x = -5/3। तो इससे हम क्या करते थे, सॉल्यूशन निकाल लेते थे कि किस तरीके से इसका सॉल्यूशन निकालते थे। ठीक, ये हो गया लीनियर इक्वेशन। अब हम बात करते हैं 2 वेरिएबल। बेटा 2 वेरिएबल जो है वो आप 9th में पढ़ के आए हो। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं कि 2x + 3y = 9। ठीक, यानी आपके पास 2 वेरिएबल हो गए। वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि हमेशा क्वेश्चन की सिचुएशन, क्वेश्चन की इक्वेशन डिसाइड करेगी कि आपकी x की वैल्यू क्या होगी और आपकी y की वैल्यू क्या होगी। बट आपकी x और y की वैल्यू वही होगी जो पूरी इस इक्वेशन को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। सेटिस्फाई इन द सेंस बेटा कि आपकी x की वैल्यू और y की वैल्यू ऐसी आएगी कि उसको इस इक्वेशन में अगर मैं पुट करूं तो मेरा LHS और RHS दोनों क्या आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए। यानी आपको x और y के ऐसे सॉल्यूशन निकालने बेटा कि आपको इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दो। यानी यहां पर x की वैल्यू रख दो, यहां पर y की वैल्यू रख दो, तो LHS पार्ट और RHS पार्ट क्या हो जाना चाहिए, सेम हो जाना चाहिए। तो बेटा इसमें अपन ने, याद हो आपने 9th में ग्राफिकल मेथड करा था कि हम क्या करते थे, एक इक्वेशन में एक वैल्यू हम अपने मन से डालते थे और दूसरी वैल्यू वो इक्वेशन कैलकुलेट करता था। जैसे x = आपने 0 पुट करा, x = 0 पुट करा तो 2 × 0 + 3y = 9, 0 + 3y = 9 एंड y = 9/3, इट मीन्स 3। तो इस तरीके से सॉरी, यानी अगर मैं x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3 रखूं तो ये क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई मतलब इसका आंसर इस इक्वेशन के इक्वल आने वाला है कि LHS पार्ट और RHS पार्ट दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो
तो ये क्या चीज हो जाती है हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सॉल्यूशन, जो आपने ग्राफिकल मेथड से करा था, जिसमें हम वैल्यूज डालते थे बेटा कि एक जीरो डाल दो, कुछ वैल्यूज पॉजिटिव की डाल दो, कुछ वैल्यू नेगेटिव की डाल दो। तो इस तरीके से हमने 9th में करा था। तो हमारा हो गया लीनियर इक्वेशन हमने समझ लिया, टू वेरिएबल हमने समझ लिया। अब बात करते हैं पेयर की। पेयर मतलब क्या होता है? दो, यानी एक इक्वेशन ये, अब इसी के साथ आपकी दूसरी इक्वेशन, यानी हमेशा दो इक्वेशन फॉर्म होगी, दो इक्वेशन फॉर्म होगी, इसलिए हम उसको क्या बोल देते हैं? पेयर। ठीक, अब हम समझते हैं इसका जनरल फॉर्म क्या होता है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या हो गया कि आपकी दो इक्वेशन होगी, जैसे कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये हमने 9th में भी पढ़ा था कि ये इसका क्या होता है? जनरल फॉर्म होता है, जहां पर a एंड b इज नॉट इक्वल टू 0, जहां पर a और b 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? अगर आप a की वैल्यू 0 डालते हो तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी? 0। तो आपके पास क्या बची? एकदम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्योंकि अब वेरिएबल क्या आ रहा है? y, क्योंकि b और c तो क्या है? कांस्टेंट, एंड a, b एंड c आर कांस्टेंट। ठीक, तो इसलिए हमने क्या कहा कि a और b क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। c 0 हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, बट a और b नहीं होना चाहिए, क्योंकि a और b अगर 0 हो गया तो आपकी इक्वेशन फॉर्म नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो ये अगर एक सिंगल इक्वेशन है तो दूसरी इक्वेशन भी इसी फॉर्म में आने वाली है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, इसी फॉर्म में आएगी। बट दोनों इक्वेशन को हम डिफरेंट कैसे करेंगे? a1x प्लस b1y प्लस c1, कि पहली इक्वेशन को हमने किससे डिनोट कर दिया? 1 से, और दूसरी इक्वेशन को किससे डिनोट कर देंगे? 2 से, कि a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो आपका हो गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक, अब जैसे कि आपको पता है कि जब हमने 9th में इक्वेशन सोल्व करते थे तो x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज डालते, यानी x के सॉल्यूशंस मिलते थे कि किस तरीके से सोल्व करते थे कि x की वैल्यू डालो तो y की मिलेगी, या फिर y की डालो तो x की मिलेगी, सॉल्यूशन होते थे। तो इसको सोल्व करने के बेटा दो मेथड है। फर्स्ट मेथड होगा आपका ग्राफिकली, मेथड, और दूसरा आपका होगा एल्जेब्रिकली मेथड। ठीक, एल्जेब्रिकल मेथड। बेटा ग्राफिकल मेथड से तो आप सब इंट्रोड्यूस हो कि ग्राफिकली मेथड हमने 9th स्टैंडर्ड में कितनी बार करा। आपको पता है एक इक्वेशन में से हम x की वैल्यू पुट करते थे और y की वैल्यू निकाल देते थे। ठीक है, और फिर हम एक टेबल बनाते थे इस टाइप की। 9th में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि x और y, x की वैल्यू रखते थे और y की आपको इक्वेशन निकालती रहती थी। इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे बेटा कि किस तरीके से ग्राफिकली निकलते थे। जैसा कि अभी मैंने आपको जस्ट ऊपर भी बताया, थोड़ा सा ऊपर देखते हैं हम। देखो मैंने यहाँ पर x की वैल्यू 0 अपने मन से पुट करी और y की वैल्यू इक्वेशन ने कैलकुलेट कर दी। ये क्या होता है बेटा? ग्राफिकली मेथड सोल्व करना होता है। ठीक, और एल्जेब्रिकली भी बेटा हम कितने टाइप से पढ़ेंगे? एल्जेब्रिकली मेथड हम पढ़ेंगे 3 टाइप से। ठीक, 3 टाइप से पढ़ेंगे। पहला मेथड होगा आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक, सब्स्टिट्यूशन मेथड ये भी हम पढ़ेंगे। दूसरा मेथड होगा आपका एलिमिनेशन मेथड। ठीक, और थर्ड है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक बेटा, आपके इस चैप्टर में जो रिड्यूस हुआ है वो रिड्यूस हुआ है आपके ओनली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक, ये वाला जो मेथड है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये आपके सिलेबस से क्या करा है? निकाला जा चुका है कि आपको क्रॉस मल्टीप्लाई। तो आपके मेथड कौन कौन से बचते हैं? एक सब्स्टिट्यूशन और एक एलिमिनेशन। ठीक, तो ये दोनों मेथड को हम अच्छे से करेंगे। ग्राफिकली वाला आपका 9th में पढ़ा हुआ है, हम एक बार और चैप्टर्स में आएगा अगर ग्राफिकली मेथड, तो हम उसे भी सोल्व करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि बेटा अगर आपके पास ये दोनों इक्वेशंस जो हैं, ये दोनों लीनियर इक्वेशन है, तो दोनों लीनियर इक्वेशन अगर आप ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो आपकी कंडीशंस बनेगी कि वो दोनों लाइंस जो है वो कंडीशन बनने वाली है। वो कंडीशन क्या क्या हो सकती है वो मैं बताता हूं कि दे आर इंटरसेक्ट ईच अदर, या तो वो दोनों लाइन जो होगी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती है, या फिर दे आर पैरेलल
दोनों पैरेलल हो सकती है या कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्ट लाइन का मतलब क्या होता है, जैसे कि सपोज आपकी दो लाइन है, ये दो लाइन आपकी इंटरसेक्ट कर गई, ठीक। पैरेलल की कंडीशन आपको पता ही है कि दो लाइंस पैरेलल हो सकती हैं। कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है बेटा, एक ही लाइन के ऊपर अगर आपकी दूसरी लाइन आ जाए तो वो लाइंस आपकी क्या होती है, कोइंसिडेंट लाइन। तो अगर आपके पास दो इक्वेशन है तो दो इक्वेशन में तीन केसेस बनते हैं कि इंटरसेक्ट कर सकती है, पैरेलल हो सकती है या कोइंसिडेंट हो सकती है, ठीक है बेटा। ठीक, तो अब किस केस में कैसे हमें पता लगेगा कि वो लाइन इंटरसेक्ट हो रही है या वो लाइन पैरेलल है या वो लाइन कोइंसिडेंट है, तो हम उसको देख लेते हैं। एक बार देख लेते हैं कि किस तरीके से होता है। कि आपको क्या क्या चाहिए, आप दो लीनियर इक्वेशन मान लेते हैं कि a1x प्लस a2y प्लस सॉरी a1x प्लस b1y सॉरी प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और दूसरी इक्वेशन आपकी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अब आपको ये चेक करना है कि कब लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, कब लाइन आपकी पैरेलल हो रही है और कब आपकी लाइन कोइंसिडेंट हो रही है। तो ठीक, हम देख लेते हैं क्या क्या होता है। आपको एक देखना है ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, ठीक। इसके बाद हम करेंगे कंपेयर द रेशियो, ओके। फिर एल्जेब्रिकली इंटरप्रिटेशन, ठीक। अब देखो बेटा, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन अभी जस्ट हमने इससे पहले पढ़ा कि लाइंस या तो पैरेलल होगी या लाइंस आपकी इंटरसेक्ट होगी या लाइंस आपकी कोइंसिडेंट होगी। यानी पहली लाइन हमारी क्या होने वाली है, सपोज पहली लाइन हो रही है हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक। अब आपको कैसे पता लगेगा रेशियो देख के इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, क्योंकि या तो फिर आप इसको दोनों से आप ग्राफ पे लीनियर लाइंस ड्रॉ करो, लाइंस को ड्रॉ करो और फिर चेक करो कि ये लाइन इंटरसेक्टिंग है या नहीं, या फिर आप उनके रेशियोज को कंपेयर कर लो। अगर आप उसके रेशियो को कंपेयर कर लेते हो तो भी आपको पता लग जाएगा कि वो लाइन इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल, ठीक। तो रेशियो कैसे कंपेयर करेंगे, अब आप देखो यहां से a1 a2 आपके पास है, b1 b2 आपके पास है, c1 c2 आपके पास है। तो रेशियोज की कुछ कंडीशन होती है जो आपको ध्यान रखना है बेटा, क्योंकि सेक्शन ए में या सेक्शन बी में वो पूछ लेता है कि आपकी ये लाइंस इंटरसेक्टिंग है या नहीं है, तो उस हिसाब से हमें देखना पड़ता है। तो इंटरसेक्शन लाइन का जो रेशियो होता है वो क्या होता है कि a1 अपॉन a2 का रेशियो अगर b1 अपॉन b2 के रेशियो के इक्वल नहीं हो, कि अगर दोनों रेशियो इक्वल नहीं आ रहे हैं, यानी a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2, a1 a2 और b1 b2 क्या है, कोएफिशिएंट्स हैं, कि अगर इनके रेशियो इक्वल नहीं आ रहे हैं तो वो लाइंस कौन सी होगी आपकी, इंटरसेक्टिंग लाइन। और इंटरसेक्टिंग लाइन होगी तो इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब क्या होता है, वो एक ही पॉइंट पर कट रही है और जिस पॉइंट पर कट रही है वो उसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। तो आपको कितने सॉल्यूशन मिलेंगे यहां पर, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, या फिर यूनिक। क्लियर है कि अगर इंटरसेक्टिंग लाइन एक दूसरे को जहां भी टच करेगी वो उसका एक सॉल्यूशन होगा। कैसे, देखो बेटा, फॉर एग्जांपल ये आपकी दो लाइन है और सपोज वो इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, सपोज, ठीक है। इस पॉइंट पर अगर वो इंटरसेक्ट कर रही है, यानी ये पॉइंट इसकी लाइन पर आ रहा है और इसी पॉइंट पर अगर दूसरी लाइन भी निकल जाए, यानी ये पॉइंट क्या हो गया, इस वाली लाइन पर भी आ रहा है, यानी एक ही पॉइंट दोनों लाइन पर आ रहा है। इट मींस वो उसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमें कितने सॉल्यूशन मिलेंगे यहां पर, एक सॉल्यूशन, क्योंकि एक ही पॉइंट जो है वो दोनों लाइंस पर आ रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोल देंगे, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक। दूसरा बेटा हमारी कंडीशन होती है पैरेलल लाइन की। अगर पैरेलल लाइन बने तो पैरेलल लाइन में क्या होता है कि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 ये तो इक्वल होते हैं, बट c1 अपॉन c2
इक्वल नहीं होते हैं कि A1 अपॉन A2 का रेशियो B1 अपॉन B2 के रेशियो के तो है, बट C1 अपॉन C2 के रेशियो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो वो लाइंस क्या होंगी? पैरेलल। अब पैरेलल लाइंस देखो, पैरेलल लाइंस कहीं इंटरसेक्ट कर रही है क्या? तो पैरेलल लाइन अगर कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही तो उसके सॉल्यूशन मिलना पॉसिबल है क्या? तो यहां पर आपका क्या आ जाएगा? नो सॉल्यूशन। क्लियर? तीसरा केस होता है बेटा हमारे कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन का केस क्या होता है कि A1 अपॉन A2 का रेशियो B1 अपॉन B2 के रेशियो के इक्वल हो और वो साथ के साथ C1 अपॉन C2 के रेशियो के भी इक्वल होना चाहिए। कि अगर तीनों की रेशियो सेम है तो वो लाइंस कौन सी होगी? कोइंसिडेंट लाइन। और कोइंसिडेंट लाइन का मतलब क्या हो गया कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन। तो कितने सॉल्यूशंस हो गए? हर पॉइंट पर सॉल्यूशन ही सॉल्यूशन है, यानी यहां पर क्या हो जाएंगे? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन कि आपके हर पॉइंट पर आपको सॉल्यूशन मिल रहे हैं। तो कितने सॉल्यूशन हो गए? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। बेटा यहां पर आपके दो टर्म्स और आएगी बेटा, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, कि आपकी जो लीनियर इक्वेशंस है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ठीक, तो एक बार वो चीज भी देख लेते हैं कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होता है। कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है कि अगर आपको सॉल्यूशंस मिल रहे हैं तो वो कंसिस्टेंट, और अगर आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहे हो तो इनकंसिस्टेंट। यानी पैरेलल लाइन जितनी भी होंगी, पैरेलल लाइन की कंडीशन जितनी भी होगी वो सब क्या होंगे? इनकंसिस्टेंट। और आपने इंटरसेक्टिंग लाइन और कोइंसिडेंट लाइन वो क्या होंगी? कंसिस्टेंट। ठीक, कौन कौन से वर्ड बोले मैंने? ठीक, तो बेटा अपन बात कर रहे थे कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की। अगर आपके पास अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच हैव सॉल्यूशन, अगर आपके लीनियर इक्वेशन के पास सॉल्यूशन हो, चाहे वो यूनिक हो चाहे वो इनफाइनाइट हो, इज कॉल्ड कंसिस्टेंट। कि अगर आपको सॉल्यूशन मिल रहे हैं तो वो आपका क्या होगी? इक्वेशन कंसिस्टेंट इक्वेशन होगी। और अगर आपके पास सॉल्यूशन नहीं है, विच हैव नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया? पैरेलल लाइंस इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट। तो बेटा आपसे कभी कभार वो पूछ भी लेता है कि आपकी जो लीनियर इक्वेशन दी हुई है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो आपको इस तरीके से देख लेना है। कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट का मतलब कि अगर आपके पास पैरेलल लाइन की कंडीशन आ रही है, पैरेलल लाइन मतलब नो सॉल्यूशन, एक भी सॉल्यूशन नहीं आ रहा, तो वो क्या होंगे? इनकंसिस्टेंट। और अगर आपके पास सॉल्यूशन आ रहा है, चाहे वो एक आए चाहे वो आपके पास बहुत ज्यादा आए, तो वो लाइंस क्या होंगी? कंसिस्टेंट होएगी। ठीक, इसके बाद बेटा 9th में एक चीज बोली थी, आपको याद हो कि अगर हमें जितने वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है और एग्जैक्ट मतलब फिक्स वैल्यू, चाहे वेरी नहीं करनी चाहिए, जितने वेरिएबल्स की हमें एग्जैक्ट यूनिक सॉल्यूशन चाहिए हमारे पास उतनी इक्वेशंस होनी चाहिए। जैसे कि सपोज आपने 9th में हमेशा क्या पढ़ा? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पेयर नहीं पढ़ा था। तो वहां पर क्या कर रहे थे बेटा? जब जब हम x की वैल्यूज को चेंज कर रहे थे, y की वैल्यूज ऑटोमेटिकली चेंज हो रही थी, यानी वो यूनिक नहीं था। आप x की वैल्यू चेंज करोगे y की हो जाएगी, x की फिर चेंज करोगे फिर y की हो जाएगी। बट यहां पर हम क्या पढ़ रहे हैं? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी इक्वेशन भी दो है, वेरिएबल्स भी कितने हैं? दो। और अगर जितनी इक्वेशन हो उतने वेरिएबल्स हो तो हमें हमेशा क्या मिलेंगे? यूनिक सॉल्यूशन मिलेंगे। ठीक है बेटा। नाउ अपन स्टार्ट करते हैं बेटा एक्सरसाइज 3.1। 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं। बेटा वर्ड प्रॉब्लम का आपको पता हो बेटा, तो वर्ड प्रॉब्लम में मैंने आपको 9th स्टैंडर्ड में भी बताया था कि वर्ड प्रॉब्लम किस तरीके से हमें फॉर्म करनी है। कि सबसे पहले हमें वेरिएबल्स मान लेने हैं x और y,
फिर दोनों को इक्वल लेकर चलना होता है, एंड देन जो सिचुएशन कहती है उसके अपोजिट हमें वो कर देना होता है। तो ये चीज 9th में भी मैंने आपको एक बार बताई थी। पर बेटा 9th में और 10th में क्या डिफरेंस है, जब बेटा हम 9th में इक्वेशन बनाते थे तो वहां पर वो एक ही कंडीशन देता था। क्यों? क्योंकि हमें वहां पर क्या बना था, इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आपको लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी थी टू वेरिएबल में। यहां पर हमारे क्या है बेटा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी वो आपको पेयर बनाएगा, यानी एक ही क्वेश्चन में वो आपको दो कंडीशन देगा। दोनों कंडीशन से आपको दो इक्वेशन बनानी है एंड देन उसके बाद उसको आपको सॉल्व करना है। ठीक, तो बेटा अपन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, इक्वेशन कैसे फॉर्म होती है वो आपको मैं बताता हूं, वापस से शायद आपको रिवाइंड हो जाएगा, अपन एक बार करेंगे तो। ठीक, उसने कहा आफ्ताब टेल हिज डॉटर, आफ्ताब ने अपनी बेटी से बोला 7 years ago, 7 साल पहले, I was 7 times as old as you were then, और मैं आपसे कितना ज्यादा बड़ा था, 7 times ज्यादा बड़ा था। यानी कैरेक्टर में दो स्टोरी है, तो आपको मानना पड़ेगा लेट द आफ्ताब एज इक्वल्स टू x year एंड his daughter's age इक्वल्स टू y ईयर। ठीक, सबसे पहले आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक, आपकी सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन, ठीक, फर्स्ट कंडीशन में आपको हमेशा क्या लेके चलना है कि दोनों की एज इक्वल थी। ठीक, पहली कंडीशन, जब भी आप इक्वेशन फॉर्म करना है आपको हमेशा दोनों को क्या लेके चलना है, इक्वल लेके चलना है। ठीक, कि दोनों की एज क्या है, प्रेजेंट टाइम पे इक्वल है। अब यहां से बेटा हम क्या करेंगे, फॉर्म करना स्टार्ट करेंगे, क्या क्या क्वेश्चन देता है। ठीक, क्वेश्चन ने बोला 7 years ago, यानी 7 years ago यानी 7 साल पहले। तो 7 साल पहले अगर फादर की एज x-7 थी तो डॉटर भी तो y-7 होगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि सपोज अभी आपकी एज 14 है एंड आपके पापा की एज हम मान लेते हैं कि आपके पापा की एज 35 होगी। तो 7 years ago, तो 7 years ago अगर आप 7 years के थे तो फादर्स भी तो 7 years कम के एज होंगे, यानी हमने दोनों में क्या कर दिया, 7 ईयर माइनस। सपोज वो अगर कहता 7 years ago की जगह अगर वो कहता हैंस 7 ईयर कि 7 साल बाद, फ्यूचर की बात करता, तो दोनों में एज क्या कर देते, ऐड कर देते। ठीक, यानी जब भी आपके एज की बात आएगी तो आपको क्या करना है, दोनों में वो ऑपरेट करना है कि 7 years ago यानी 7 साल पहले दोनों की एज क्या क्या थी, x-7 और y-7। आई वॉज 7 टाइम, किसने बोला आई वॉज 7 टाइम, आफ्ताब ने कि डॉटर ने, आफ्ताब ने बोला, आफ्ताब टेल हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी बेटी से बात कर रहा है कि 7 years ago आई वॉज 7 टाइम्स, आई वॉज यानी आफ्ताब 7 टाइम है, हमें 7 टाइम किस में कर देना है, उसकी डॉटर में। ठीक, तो बेटा इस तरीके से आपको इक्वेशन फॉर्म करनी है कि जो भी आपसे क्वेश्चन बोलेगा आपको उसका क्या कर देना है, अपोजिट। क्यों हमने जस्ट अपोजिट क्यों करा बेटा, इस इक्वल्स टू की वजह से। ये मैंने आपको 9th में भी बताया था कि इक्वल्स टू की वजह से हम अपोजिट कैसे करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप 7 टाइम्स फादर में कर देते, फॉर एग्जाम्पल कि x-7, x फादर की मान लेते परसेंटेज, y डॉटर की परसेंटेज मान लेते हैं। उसने कहा आई वॉज 7 टाइम्स यानी 7 टाइम्स। अब अगर हम फादर में 7 करते तो फॉर एग्जाम्पल 7 और फादर की एज अभी 30 तो कितना हो गया 210। तो क्या डॉटर उसकी 210 यानी डॉटर उसके फादर से भी बड़ी निकली? नहीं, तो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम क्या करते हैं 7 टाइम हम उसकी डॉटर में कर देते हैं। ठीक, 7 टाइम डॉटर में कर दिया। अब आप डॉटर की कोई एज लिख दो, डॉटर की एज सपोज ये कर दो, आप मान लेते हो डॉटर की एज 7 ईयर्स है, तो 7 7 49। तो हो सकता है कि डॉटर छोटी है और उसके फादर उससे क्या है बड़े। तो इसीलिए हम क्या करते हैं बेटा, उसके जस्ट अपोजिट करते हैं। जो भी आपसे क्वेश्चन बोलेगा उसको आपको उसका क्या करना है, अपोजिट करना है। ठीक, इसको सोल्व कर लेते हैं। x-7 ब्रैकेट ओपन करोगे तो 7y माइनस 49 x, इस 7y को इधर लाओगे तो माइनस का, -7 49 इधर आओगे तो प्लस का, इक्वल्स टू 0। इसको सोल्व कर लेते हैं। ठीक, क्या आया x-7y, 49 में से 7 माइनस करोगे तो प्लस का 42 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1।
ठीक है। इसके बाद उसने फिर सेकंड कंडीशन दी। सेकंड कंडीशन के लिए आपको सेकंड कंडीशन मेंशन करनी पड़ेगी फॉर सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में आपको क्या लेना है, वापस से उनकी प्रेजेंट एज लेके चलनी है और दोनों को स्टार्टिंग में हमेशा क्या लेके चलना है, इक्वल प्रेजेंट एज। जब भी आपको फर्स्ट कंडीशन हो या सेकंड कंडीशन हो, हमेशा सबसे पहले क्या कर लेना है, प्रेजेंट सिचुएशन पे आ जाना है कि प्रेजेंट सिचुएशन हमारी क्या थी, जो हमने आफ्ताब की और उसकी डॉटर्स की एज मांगी। ठीक। ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद, 3 साल बाद यानी दोनों 3 years आगे जाएंगे। 3 years फ्रॉम नाउ का मतलब क्या हो गया, 3 साल बाद। आई शैल बी 3 टाइम, मैं तुमसे 3 times बड़ा हो जाऊंगा। कौन बोल रहा है 3 times, आफ्ताब। तो 3 टाइम किस में कर देना है, उसकी डॉटर में मल्टीप्लाई। इसको सोल्व करो, x + 3 = 3y + 9 x, 3y इधर आएगा तो माइनस का, प्लस का 3 एज इट इज, -9 = 0। इसको सोल्व करा, x - 3y माइनस का 6 = 0, इक्वेशन नंबर 2। ठीक बेटा, दो इक्वेशन से दो वेरिएबल सोल्व करने का भी हमने मेथड पढ़ा कि ग्राफिकली भी करते हैं, एल्जेब्रिकली भी करते हैं। क्वेश्चन ने आपसे पूछा है ग्राफिकली और एल्जेब्रिकली दोनों करना है, तो हम दोनों करते हैं। ठीक, अब हमें ग्राफिकली मेथड करना है तो सॉल्यूशन ग्राफिकली के मेथड से सॉल्यूशन करते हैं। दो इक्वेशन को लिख लेते हैं। एक इक्वेशन है x - 7y + 42 = 0 और एक इक्वेशन है x - 3y - 6 = 0। अब जब ग्राफिकली करना है बेटा, तो ग्राफिकली का मैंने आपको 9th स्टैंडर्ड में बताया था कि ग्राफिकली किस तरीके से सोल्व होगा, ये मैंने आपको 9th में बताया था। ठीक, उसी तरीके से कि एक वैल्यू की आपको एक वेरिएबल की वैल्यू आपको कैलकुलेट कर लेनी है। ठीक, सपोज मैंने x को इधर ही रहने दिया, 7y उधर जाएगा तो प्लस का और 42 माइनस का। क्लियर। अब मैं क्या करूंगा, इसमें y की वैल्यू डालना स्टार्ट करूंगा। इफ y = 0, अगर मैं y की 0 डालता हूं तो x कितना आ जाएगा, 7 0 - 42 यानी 0 - 42 और माइनस का 42 यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 42। y की वैल्यू सपोज मैं 1 डालता हूं, x = 7 × 1 माइनस का 42, 7 - 42 माइनस का 35। एक और वैल्यू डाल लेते हैं, y = -1 यानी x = 7 - 1 माइनस का 42 -7 - 42 इट मीन्स माइनस का 49। इस तरीके से सॉल्यूशन देखा था हमने निकालना। फिर उसके बाद बेटा हम क्या करते थे, उसके बाद हम टेबल बनाते थे कि x y की वैल्यू किस तरीके से आएगी। ठीक, ऊपर x और नीचे y। y की वैल्यू बेटा आपने क्या क्या डाली, एक डाली 0, एक डाली 1, एक डाली -1। ठीक, तो x की क्या मिली, y = 0 डालने पर x मिला मुझे माइनस का 42, y = 1 डालने पर x मिला मुझे माइनस का 35। ठीक, और -1 डालने पर मुझे मिला माइनस का 49। सेम प्रोसेस हमें दूसरी इक्वेशन के लिए कर देना है। दूसरी इक्वेशन को देखें तो क्या हो जाएगा, x = 3y + 6। यहां पर भी कर दो, इफ y = 0, y = 0 आएगा तो 3 × 0 + 6 सोल्व करो, x = 6। y = 1 डाल के देख लो, यानी x = 3 × 1 + 6 एंड y = -1 डाल के देख लो, x = 3 × -1 + 6 -3 + 6 और x = 3 एंड अगेन दूसरी टेबल। ठीक, दोनों इक्वेशन से दोनों सॉल्यूशंस निकाल लिए। y की वैल्यू क्या थी, 0 1 और -1। x की आपको क्या क्या मिली, 0 पर मिली 6, 1 पर मिली 9 और -1 पर मिली आपको 3। बेटा ये दोनों इक्वेशन से आपको क्या करना है, दोनों इक्वेशन से आपको ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक, और ग्राफ प्लॉट होएगा आपके ग्राफ पेपर पर। ठीक, अपने पास ग्राफ पेपर नहीं है तो बेटा मैं आपको यहां पर प्लॉट करना बता देता हूं कि किस तरीके से वो प्लॉट होगा। ठीक,
आपको पता है बेटा कि आपके ग्राफ बनाते टाइम आपकी एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है और एक वर्टिकल एक्सिस होती है। ये आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस और ये आपकी वर्टिकल एक्सिस। ठीक, फिर आप नाम देते हो एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश और ये ओरिजिन। इसके बाद आप स्केल लिखते हो बेटा, स्केल ऑन एक्स एक्सिस और ऑन वाई एक्सिस, दोनों पर आपको स्केल मेंशन करना है। अब देखो बेटा एक्स की कितनी कौन कौन सी वैल्यू है आपके पास, एक्स की वैल्यू आपके पास -35 तक है। ये देखो एक्स की कितनी वैल्यू आपके पास, -35, -42, -49, 693। यानी आपको स्केल इस तरीके से लेना है कि आपकी सारी वैल्यू आ जाए। यानी मैं 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 यूनिट ले लूं, एक्स एक्सिस पर मैं क्या ले लूं, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 यूनिट। और y की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 0, 1, -1। और y पे क्या ले लूं, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं। ये यहां पर 10, 20, 30, 40 एंड 50। सेम यहां कर लेते हैं, माइनस का 10, माइनस का 20, माइनस का 30, -40 और -50। ठीक, 1 पे तो 1 सेंटीमीटर की जगह अपन ऐसा कर लेते हैं बेटा, 4 सेंटीमीटर ले लेते हैं। 4 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। यानी यहां पर आ गया -1 और यहां आ गया आपका +1। अब यहां से वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं बेटा ग्राफ में। ठीक, पहली इक्वेशन का है 0 पर -42, x इक्वल टू y इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू -42। ये हो जाएगा x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 पर x -42। ठीक, फिर y इक्वल टू 1 पे -35, y इक्वल टू 1 पे माइनस का 35। ठीक, एंड y इक्वल टू -1 पे माइनस का 49, y इक्वल टू -1 पे माइनस का 49। अब जब बेटा आप इस लाइन को ज्वाइन करोगे तो ये तीनों पॉइंट आपस में टच होंगे, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी बेटा, ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक, ये आपकी हो गई फर्स्ट इक्वेशन की। फर्स्ट इक्वेशन की लाइन है, क्या है इक्वेशन का नाम दे दो, x - 7y + 42। इक्वेशन को नाम दे दो x - 7y + 42 इक्वल्स टू 0। क्लियर। इसके बाद x इक्वल्स टू 6 पर y 0, y 0, x इक्वल्स टू 6। ये लो भाई, x इक्वल्स टू 6 पर y 0, y इक्वल्स टू 1 पर x 9, y इक्वल्स टू 1 पर x 9। ठीक, एंड -1 पर 3 और -1 पर x इक्वल्स टू 3, यानी इस जगह पर। और इसको आप ज्वाइन करोगे तो ये आपके आएगी इस तरीके से। ठीक, इस इक्वेशन को नाम दे दो, ये इक्वेशन क्या है आपके पास, x - 3y - 6, x - 3y - 6 इक्वल्स टू 0। बेटा अब देखो, ये आप देखोगे तो दोनों लाइंस जो हैं ये पैरेलल तो नहीं आ रही है। यानी अगर आप इस लाइन को एक्सटेंड करोगे तो ये कहीं ना कहीं आपस में क्या करेगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। अपने पास जगह नहीं है, अपन ने स्केल्स को अप एंड डाउन कर लिया, तो बेटा आप स्केल उसी अकॉर्डिंग लेना कि जिस अकॉर्डिंग हमारी ग्राफ एक्सटेंड करे। अब देखो ये टेढ़ी इधर जा रही है, स्केल से देखोगे तो ये इधर टेढ़ी जा रही है, और इधर देखा जाए तो ये इस तरीके से टेढ़ी। यानी ये दोनों लाइंस क्या हो रही है बेटा, इस तरीके से जाने वाली, ये यूं टेढ़ी की तरफ इस तरीके से। यानी इधर नीचे की तरफ तो नहीं इंटरसेक्ट होगी, ये इंटरसेक्ट होगी तो कहां होगी बेटा, अप साइड पर। और किस जगह पर होगी, जिस जगह पर होगी वहीं पर इसका क्या हो जाएगा, आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये क्या होता है बेटा, ग्राफिकली होता है। यहां पर अपन की दिक्कत क्या हुई बेटा, यहां पर अपने दिक्कत हुई स्केल पर, कि अपन ने स्केल क्या ले लिया, बड़ा ले लिया, इसलिए हम यहाँ नोटबुक में इसको नहीं दिखा सकते। आप पर ग्राफ पेपर पर आप इसको पूरी की पूरी तरीके से प्लॉट कर सकते हो। तो आप जब ग्राफ पेपर पर आप इसको बनाओगे तो ये कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट होगी, और वो जहां भी इंटरसेक्ट होगी वही इसका क्या होएगा, सॉल्यूशन होएगा। ठीक है बेटा, ये तो हुआ हमारा ग्राफिकली मेथड। अब हम आते हैं एल्जेब्रिकली मेथड। ठीक, एल्जेब्रिकली मेथड
अब एल्जेब्रिकली मेथड बेटा मैंने आपको बताया था 3 टाइप से सोल्व होते हैं। तो फर्स्ट मेथड है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक, सब्स्टिट्यूशन मेथड बेटा क्वेश्चन में ये मेथड को सीखेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है कि आपको दोनों इक्वेशन लिख लेनी है, x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल्स टू 0 इक्वेशन नंबर 1, और x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल्स टू 0 इक्वेशन नंबर 2। बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है वो मैंने आपको 9th में भी पढ़ाया था। आई थिंक मैंने वहां पर आपको नाम नहीं बताया था, लेकिन आपको एक्सप्लेन करा था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूं। सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब क्या होता है बेटा कि किसी भी एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू आपको निकालनी है। आप चाहो तो इक्वेशन 1 में से निकालो, आप चाहो तो इक्वेशन 2 में से, ठीक, किसी भी एक इक्वेशन में से आपको क्या कर देनी है, वैल्यू कैलकुलेट कर देनी है। नाउ मैं इक्वेशन 1 में से निकालता हूं कि x इक्वल्स टू 7y माइनस 42 इक्वेशन नंबर 3। ठीक, अब जिस इक्वेशन में से आपने वैल्यू निकाली है उसकी अपोजिट इक्वेशन में आपको वो वैल्यू पुट करनी है, यानी पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में क्या थी अपने पास, x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब x की वैल्यू पुट करनी है तो x की जगह क्या लिख सकते हैं, 7y माइनस 42 माइनस 3y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। 7y और 3y लाइक टर्म, 7 माइनस 3 4y माइनस 42 और माइनस 6 माइनस का 48 इक्वल्स टू 0। 4y इक्वल्स टू 48 एंड y इज इक्वल्स टू 48 बाय 4, इट मीन्स 12, यानी y की वैल्यू कितनी आई, 12। अब जो भी y की वैल्यू आई वो किसी भी इक्वेशन में, चाहे आप 1 में रखो, चाहे 2 में रखो, चाहे 3 में रखो, किसी में भी रख के आपको x की वैल्यू भी कैलकुलेट कर देनी है। ठीक, इट मीन्स मैं रख देता हूं थर्ड इक्वेशन में, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या आती है बेटा आपके पास, x इक्वल्स टू 7y माइनस 42। अब y की वैल्यू कितनी है आपके पास, 12, यानी 12 रख दो, 12 7 जा 84 माइनस 42, यानी x इक्वल्स टू 42। इट मीन्स हियर x इज इक्वल्स टू 42 एंड y इज इक्वल्स टू 12। ठीक, यानी x और y की आपके पास दो वैल्यू आई। इट मीन्स कि आपका जो ये ग्राफ हमने बनाया था बेटा, वो ग्राफ आपका आगे जब बढ़ाओगे तो वो पता है किस जगह पे कट होएगा, y इक्वल्स टू 12 एंड x इक्वल्स टू 42। यानी देखो ये y की वैल्यू यहां पर 1 है, पर y की वैल्यू कितने पर इंटरसेक्ट होने वाली है, 12 पर, यानी y इक्वल्स टू 12 और x इक्वल्स टू 42, यानी ये x की वैल्यू 40, ये 42 बहुत आगे जाके इंटरसेक्ट होगी। तो मैं यही समझाना चाह रहा था बेटा कि सॉल्यूशन किस तरीके से होगा कि आपकी x और y की वैल्यू आपको मिलेगी, वही आपका क्या होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। ठीक, वापस अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो यहां पर लिख सकते हैं आफ्ताब एज इज 42 एंड डॉटर्स एज इज 12 ईयर। क्लियर है बेटा, सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ में आया। क्या करा सब्स्टिट्यूशन मेथड में, एक बार और मैं आपको समझा देता हूं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने क्या करा, सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपके पास दो इक्वेशंस थी, दोनों इक्वेशन में से आपकी इच्छा है, आप चाहो तो फर्स्ट में से निकालो, आप चाहो तो सेकंड में से निकालो, किसी भी इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक, और वो निकालने के बाद आपने जिस इक्वेशन में से निकाली है उसकी अपोजिट इक्वेशन में आपको वो क्या कर देनी है, पुट कर देनी है। ठीक, मैंने क्या करा, फर्स्ट इक्वेशन में से x निकाला, 7y उधर गया तो प्लस का, 42 उधर गया तो माइनस का, और जिस इक्वेशन में से निकाला फर्स्ट में निकाला और मैंने पुट किस में करा, सेकंड में, यानी जिसमें से वैल्यू निकालोगे उसकी अपोजिट इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन क्या थी, x, और x की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, 7y माइनस 42, और उसको सोल्व कर दिया, क्योंकि वन वेरिएबल इक्वेशन हो गई, लीनियर इक्वेशन। उससे y की वैल्यू आती, जैसे ही y की वैल्यू आई फिर y की वैल्यू आपके पास 3 इक्वेशंस आ गई। फर्स्ट 2 इक्वेशन तो आपको क्वेश्चन ने दी थी, तीसरी आपने निकाली थी। आप किसी में भी, आपकी जिसमें भी इच्छा हो,
किसी भी इक्वेशन में आप उसकी वैल्यू पुट करो और उससे आप x वेरिएबल निकाल लोगे और एक्स वाई की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो ये मेथड होता है बेटा आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो कि एल्जेब्रिकली पार्ट में आता है। ये हमने सोल्व करा यहां पर, ठीक है। ठीक, अब आपको क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 इसकी इक्वेशन आपको खुद फॉर्म करनी है। ठीक, मैं एक बार आपको हिंट दे देता हूं क्या है कि उसने बोला, और दोनों तरीके से आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला उसने, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 3 बैट्स एंड बॉल्स, यानी आपको मानना पड़ेगा कि नंबर ऑफ बैट्स आपने कितने लिए, सॉरी बैट्स की वैल्यू कितनी है और बॉल्स की वैल्यू कितनी है। ठीक, तो आपको ये मानना पड़ेगा। तो हम लिख लेते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ बैट इक्वल्स टू x रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ बॉल y रुपीज। ठीक, ये तो हो गई आपकी प्रेजेंट कंडीशन। अब आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हो तो आपकी फर्स्ट कंडीशन क्या बोली उसने, फर्स्ट कंडीशन में बोली उसने 3 बैट और 6 बॉल्स, यानी 3 बैट कितने रुपीस के आए होंगे, 1 बैट x रुपीस का है, तो 3 बैट्स कितने के होंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट एंड 1 बॉल, तो 3 बैट्स कितने के हो जाएंगे 3x, और 6 बॉल कितने की हो जाएगी 6y, क्योंकि एक बॉल कितने की थी y रुपीस की, तो 6 बॉल्स कितने की होगी 6y रुपीस की। ठीक, और दोनों मिला के वो कितने रुपीस देते हैं, दोनों को मिला दे, इट मींस एडिशन, और कितने रुपीस देते हैं 3900 रुपीस। ठीक, इसी की तरह बेटा आपको सेकंड कंडीशन रखनी है। सेकंड कंडीशन में उसने क्या बोला, उसने बोला शी बाइज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स, यानी सेकंड कंडीशन में वो एक बैट यानी 1x और 3 बॉल यानी 3y, और कितना खरीदता है बेटा वो, उनका 1300 रुपीस। तो ये आपकी सेकंड कंडीशन। आपकी फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन बनने के बाद आपको क्या कैसे मेथड से करना है, रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। ज्योमेट्रिकली यानी वही आपको ग्राफिकली आपको बता देना है कि ग्राफिकली आपकी क्या होती है, तो वही दोनों मेथड आपको उसमें करने। सेम क्वेश्चन नंबर 3 भी आपके क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है, उसमें भी आपको एप्पल्स और ग्रेप्स दिए हुए हैं कि आपके एप्पल्स कितने के, ग्रेप्स कितने के, तो उसमें भी आपको कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल एंड कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स मिलाकर सेम क्वेश्चन करना है। ठीक है बेटा, तो ट्राई करना बेटा। चैप्टर्स बहुत अच्छा है लेकिन कैलकुलेटिव चैप्टर है, इसलिए इसको थोड़ा सा संभल कर करना पड़ेगा, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। इक्वेशन फॉर्म करना मैं आपको सिखाता रहूंगा, 9th में भी आपको सिखाया है, 10th में भी हम जिस तरीके से क्वेश्चन करते जाएंगे वैसे वैसे हम इक्वेशन करते जाएंगे। बट बेटा कोशिश करना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको हेल्प नहीं मिलेगी, तो जिस तरीके से मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है कि जो भी हमें क्वेश्चंस बोले हमें उसका अपोजिट कर देना है, तो उस अकॉर्डिंग इस क्वेश्चंस को ट्राई करते रहना। ठीक है बेटा, ओके बेटा, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।